नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 2019 में जितनी भी खुदकुशी की घटनाएं हुई हैं उसमें से 67% युवा व्यक्ति थे। क्या कारण है हमारा भारत देश जहां पे हमारे बुजुर्गों द्वारा आयुष्मान भव, जुग जुग जियो जैसे आशीर्वाद देके लंबी उम्र की कामना की जाती है, वो देश जहां पे महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, रामानुज और स्वामी विवेकानंद जैसे युवा इस देश का गौरव बढ़ाते हैं, आज उस देश की युवा पीढ़ी लक्ष्यहीन क्यों है, दिशाहीन क्यों है और क्यों निराशा से भरी हुई है? क्यों छोटी सी परेशानी के सामने वो अपने घुटने टेक देते हैं, हार मान जाते हैं, क्यों नहीं जीना चाहते? हमारी परवरिश में, हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसी कौन सी कमी रह गई है और कैसे हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं और कैसे अपने देश की अमूल्य संपदा अपने युवाओं को ऐसे आत्मघाती कदम उठाने से रोक सकते हैं? इस बात पे चर्चा करेंगे डॉक्टर विनोद शर्मा के साथ हमारे खास प्रोग्राम में बात समाधान की। तो डॉक्टर विनोद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और आज शायद हम बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, आपकी पूरी टीम को, आपको सबको धन्यवाद देता हूं। आप अच्छे विषय लाते हैं, अच्छी बात करते हैं। आज का विषय गंभीर है, समाधान का उस पर अब काम होना ज़रूरी है। और हम लोग अगर खुद समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम सब भी अपने आप में एक समस्या है। तो विनोद शर्मा जी, मैं पहला जो क्वेश्चन है मेरा, मैं पूछना चाहूँगा वो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे युवा, हमारे बच्चे ऐसे आत्मघाती कदमों को उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और क्यों निराशा और अवसाद जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं? जैसे कि आपने पूछा है कि आज भारत में इतने बच्चों के सुसाइड्स हो रहे हैं, ये क्या है, क्यों हो रहे हैं, माता पिता या पढ़ाई में किस में कमी है? हम दो तरह से बात करेंगे इस पे कौशल जी। मैं जो चाहता हूँ, एक तो ये है कि इसका दार्शनिक पहलू क्या है, इसका जो बेसिक बात है उसमें क्या है, और दूसरा से इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू है, इसका एक साइकोलॉजी अपने अंदर, इसके अंदर कौन सी है, और इसके अंदर एक साइंस भी है। तो वो सारी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कुछ रिपोर्ट्स अपन देखते हैं। भारत जो है शिक्षा में बड़ा काम करने के बावजूद भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा हमारी भारतीय शिक्षा के ऊपर लगा हुआ है, और वो दाग है जो बच्चे पढ़ाई करके भविष्य बनाना चाहते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे जिंदगी छोड़ देते हैं, जीना छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारी मूवीज बन चुकी है इस पर, 3 इडियट और कई सारी मूवीज बन चुकी है, और बहुत सारी लोग इस पर बात तो करते रहते हैं। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा। 2012 की लैंसेट रिपोर्ट बताती है कि वर्ल्ड में हाईएस्ट सुसाइड रेट्स, जिसमें एज है 15 साल से 29 साल के बच्चे, यूथ का बड़ा हिस्सा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स और सुसाइड करने की रेट्स भारत की है। भारत का विश्व रिकॉर्ड है आत्महत्याएं जो बच्चे करते हैं इसके मामले में। ये एक दुर्भाग्य की बात है। हंसराज अहीर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और होम अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न उठाया था कि 9,474 बच्चों ने 2016 में सुसाइड किया एक साल में, और लगभग 26 सुसाइड पर डे हो रहे हैं। 2014 में करीब 8,500 बच्चों ने सुसाइड किया, 2015 में लगभग 8,000 बच्चों ने, 2016 में 9,500 बच्चों ने, 2007 से 16 के बीच में 75,000 स्टूडेंट्स ने, और अभी तक करीब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। यूएन की रिपोर्ट एक आई है जो कहती है, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया 133 पोजीशन पर है 156 कंट्रीज में से। 156 कंट्री में से 133वीं पोजीशन हमारी हैप्पीनेस को लेकर के। इतना नीचे चल रहे हैं हम। आप एक कमाल की बात देखिए, इतनी बात पढ़ाई की वजह से होती है। वर्ल्ड की टॉप 300 बेस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी में इंडिया की एक भी नहीं है, आईआईटी और आईआईएम भी नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। ये सारे आंकड़े हैं। इसके अलावा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट ईयर 10,000 बच्चों ने 10,000 के आसपास बच्चों ने सुसाइड किया। सुसाइड शब्द को हम इतनी आसानी से कैसे ले सकते हैं? किसी बच्चे के मरने पर क्या हमें रोना भी नहीं आता? एक बात सोचिए दोस्तों, कोविड की बात हुई, मोदी जी जब आए टीवी पर, उन्होंने बताया कि भयावह संकट है, लोग मर रहे हैं, रिपोर्ट्स आने लगी। उस टाइम पर इतनी डेथ हुई भी नहीं थी,
तब भी कितना गंभीरता से लिया गया उसको कि एक एक जान कीमती है, राइट। आप देखिए इस देश के अंदर जब कोई क्रिमिनल होता है उसको भी बेनिफिट ऑफ डाउट के चलते उसे लंबा समय चलता है उसकी किसी सजा को लेकर के। आप ये देखिए कि निर्भया कांड के दोषियों को भी 7 साल लग गए सजा पाने में। यानी किसी भी रीजन से अगर उन पर कोई छोटी सी भी इनोसेंस है और कानून से भी कोई गलती हो रही तो उसके रास्ता रखा गया कि सुनवाई करते रहो, उनको जिंदा रखो। कितनी बड़ी बात है कि जिंदा रहने पर कितना जोर दिया गया है, इवन अपराधियों के लिए भी भारत में। तो हमारे मासूम बच्चे जो देश का भविष्य बन सकते हैं, उनके सुसाइड को लेकर के क्या बड़ा स्टेप आज तक उठाया गया, सोचिए साहब, राइट। एक टीचर, एक ट्रेनर, एक प्रिंसिपल, ये आज तक इन सब ने मिलकर के ऐसा क्या मुहिम छेड़ी है, क्या किया है कि यार ये सुसाइड्स तो नहीं होने चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तकलीफ की कितनी बड़ी बात है ये। और कमाल की बात देखिए, इनमें से अधिकतर बच्चे वो हैं जो 90% से ज़्यादा मार्क्स ला चुके हैं और किसी छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से सुसाइड करते हैं, राइट। यानी अगर आप 90% से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को इंटेलिजेंट मानते हैं तो वो इंटेलिजेंट लॉबी सुसाइड कर रही है साहब, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का एक बड़ा भविष्य, एक बहुत इंटेलिजेंट तबका बड़े खतरे में है। अगर इस बात पे हम गंभीर हैं तो हमें 4 बातों पर चर्चा करनी चाहिए। नंबर 1, बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं। नंबर 2, सुसाइड के लिए एजुकेशन और एजुकेशन में जो गड़बड़ियां हैं वो कितनी जिम्मेदार है। नंबर 3, सुसाइड रोकने के लिए क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए, क्या पहल है सरकारी, गैर सरकारी या सीधा सीधा हम जैसे नागरिकों की। और चौथा, वैज्ञानिक कारण और निवारण क्या हो सकते हैं, राइट। तो हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे कौशल जी। तो मेरा तो ये लगता है कि आप और हम मिलकर के अगर ये शुरुआत भी करें और ये आगे बढ़ जाए तो इस देश के हर बच्चे तक, हर पेरेंट तक भी पहुंच जाए तो मेरे हिसाब से सुसाइड अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। एक अवेयरनेस की बात है जी। कहते हैं कि बच्चों के प्रथम शिक्षक उनके माता पिता होते हैं जिनसे वो चीज़ें सीखता है। हम बात कर रहे हैं अभिभावकों की, तो उनको किस बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए परवरिश करते समय। सबसे पहले अपन वैज्ञानिक कारणों से चलेंगे, ठीक है। अधिकतर लोग तो शायद यही जानते हैं कि आईक्यू नाम की एक चीज होती है और इसे डेवलप करना है। आईक्यू एक लॉजिकल क्वोशिएंट है, इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं इसको। इसका मकसद आपके लॉजिकल ब्रेन का डेवलपमेंट करना है, राइट। लेकिन आईक्यू के साथ साथ ब्रेन में एक्यू, एनालिटिकल क्वोशिएंट, ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट भी होती है। वैसे तो कई होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं सुसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब 5 साल से 15 साल के बीच में जब बच्चों का विकास होता है, खासतौर पे 9 साल से 15 साल के बीच, तो ये जो ब्रैकेट है, सेकेंडरी एजुकेशन का ब्रैकेट है, इस टाइम पर 3 क्वोशिएंट डेवलप हो रही होती है। आईक्यू, इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट, जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहा है, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उसको। ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, जो कि उसके एनवायरमेंट से, उसके बिहेवियर से आ रही है। और तीसरी एक्यू, एनालिटिकल क्वोशिएंट, जो कि कायदे से किसी अच्छे ट्रेनर, गुरु और किसी बड़े अभिभावक के साथ होने से डेवलप होगी। कोई ना कोई साथ होगा तब। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले विश्लेषणात्मक प्रज्ञा यानी एक्यू, सही और गलत का पता होना, दैट इज एक्यू होती है। मेच्योर लोगों में अपने आप में, इसका मतलब मेच्योरिटी भी एक तरह की परिपक्वता, दिमागी परिपक्वता। दूसरा है आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट या इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट, जो सब्जेक्ट के थ्रू लॉजिकल ब्रेन का डेवलपमेंट करती है, तर्कों का डेवलपमेंट करती है, क्यों और कैसे को बताती है। और तीसरा आता है ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, हमारे इमोशन से बनी हुई, जिसमें हमारे थॉट्स और मेंटल स्टेट्स आती है। 2 तरह की मेंटल स्टेट्स होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दुखी होना, नाराज होना, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना, परेशान होना, उदास होना, मूड ऑफ होना, किसी काम में मन ना लगना, किसी काम में दिल ना लगना, कोई काम करने की इच्छा ना करना, लोगों से दूर रहना, परेशान रहना, नेगेटिव रहना, ये सारी क्वोशिएंट नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। ये भी ईक्यू ही है, इमोशनल क्वोशिएंट ही है, इसका नेगेटिव फॉर्म है ये। पॉजिटिव में सुखी होना, रिजॉइस करना, खुश होना, पैशन में रहना, हर काम को पॉजिटिवली कर पाना, किसी काम में मन लगना, कॉन्सेंट्रेटेड रहना, किसी काम के साथ में जुड़े रहना, दिल से रहना, खुश रहना, हर वक्त सफलता की सोचना, ये स्टेट पॉजिटिव स्टेट है। इसमें विल पावर काम करती है और ये विल पावर भी इमोशनल क्वोशिएंट का एक हिस्सा है। ये इमोशनल क्वोशिएंट का पॉजिटिव फॉर्म है, राइट। एक ही इंसान की इमोशंस 2 तरह के हैं, मतलब पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस, दोनों यही है। आप लाइफ में जितने भी गलत डिसीजंस लेते हैं, आप खुद चेक कर लीजिए कौशल जी,
मैक्सिमम रॉन्ग डिसीजन हमारे इमोशनल डिसीजंस रहे हैं, इमोशन से, जो हमने दिल से, इमोशन से लिए हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल डिसीजन हमारे लगभग गलत नहीं होते, राइट। तो अगर कोई भी तरह का डिसीजन है, चाहे वो सुसाइड करने का है, चाहे वो कोई और काम का है, अगर वो रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव इमोशंस या कोई इमोशनल मिस्टेक आप पर हावी रही है ना। तो ये कारण है। अब इसमें क्या होता है, जब बच्चा सुसाइड की सोचता है, सुसाइड एक इमोशनल डिसीजन होता है ऐसा, राइट। लॉजिक चला रहा होगा, एनालिटिकल सोच रहा होगा, सुसाइड करेगा ही नहीं। अब आपको एक जबरदस्त आंकड़ा बताता हूं, आप ये देखिए कि 17-18 साल की मैक्सिमम बच्चे इस उम्र में सुसाइड करते हैं। आप ये देखिए, कॉलेज जाने वाले बच्चे से पहले वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कौन से, आईआईटी है, इंजीनियरिंग है या मेडिकल्स है ना, तो उस टाइम अल्टीमेट तो प्रेशर होता है और सपना देख चुके होते हैं वो। सपना इमोशनल अटैचमेंट है हमारा अपने अगले फ्यूचर के साथ। अगर आप कोई सपना देख लेते हैं कि मैं ये बनूंगा, तो आपका इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है। उसे और एनफोर्स करने के लिए पेरेंट की तरफ से और इंस्टीट्यूशन की तरफ से दबाव आ जाता है। इंस्टीट्यूट कहता है हजारों बच्चों में तुम्हें आगे आना है, तुम आ सकते हो, तो उसको एक बिलीफ होता है, अच्छा ऐसा हो सकता है। पेरेंट कहते हैं हमने इतना पैसा लगाया है, हमारा तू ही मेरी उम्मीद है, तुझे वहां भेज रहे हैं, तो वो इमोशनली पेरेंट से भी अटैच्ड है, तो उसको भी कैरी करता है और ये इमोशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, राइट। और उसे पहले ये लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, और रोज अपनी तैयारी के साथ वो रोज एक स्ट्रगल फील करता है कि मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा। आपको एक आंकड़ा और बताता हूँ, थोड़ी देर टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, बड़ा विचलित करने वाली थी। मध्य प्रदेश की न्यूज़ थी, भोपाल की। वहाँ पर कोई बच्चे ने सुसाइड कर लिया और एग्जाम रिजल्ट को इवेल्युएट किया गया, रीइवेल्युएट किया, तो सरप्राइजिंग फैक्टर था कि सुसाइड के बाद उसका जब एग्जाम रिजल्ट दोबारा रीइवेल्युएट हुआ तो उसके रिजल्ट में वो टॉपर था। ये मिस्टेक कैलकुलेशन में हुई थी, इवेल्युएशन में हुई थी, कॉपियां जांचने में हुई थी, उस बच्चे की नहीं थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, उस बच्चे ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यार मैं एग्जाम सही करके आया हूं, ऐसा हो कैसे सकता है। यानी इमोशनल नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि एनालिटिकल और लॉजिकल ब्रेन काम करना ही बंद कर देता है, राइट। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो पहला कारण मैं देता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ। इस वक्त बच्चों का AQ इज इनवर्सली रिलेटेड टू EQ। EQ से उल्टा हो गया है AQ, एनालिटिकल क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ, एक आंकड़ा और देता हूँ। आप ये देखिए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा सुसाइड करता है। कभी आपने सुना पटवारी की परीक्षा लोग देने गए और एग्जाम में पास नहीं हुए तो हजारों बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कभी आपने सुना IAS की परीक्षा में पास ना होने पर इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया। कभी आपने सुना इंस्पेक्टर की परीक्षा में, जो लोग कंपटीशन का सरकारी नौकरी का एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग सुसाइड नहीं करते हैं। 99 मैंने सुना ही नहीं कभी। बच्चे आते हैं, ट्रेनों में बैठ के आते हैं, छतों में बैठ के आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, एग्जाम देके चले जाते हैं, वो क्लियर नहीं हो, दोबारा अगले एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका तब तक दिमाग परिपक्व हो चुका होता है। माइंड रिक्वायर्स अ क्रिएटिविटी, अ मेच्योरिटी ऑल्सो। यानी इस वक्त जिन बच्चों पर तनाव है, उनका दिमाग अभी मेच्योर्ड नहीं हुआ है ना। बिना मेच्योरिटी के इतना तनाव देने लायक व्यवस्था अगर कोई है, तो अपने आप में इस व्यवस्था को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा खुद के पहले, क्योंकि उसको सोचना पड़ेगा। वरना देखिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे ऐसा नहीं करते, सरकारी नौकरी वाले। और ये बच्चे जो IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल्स के लिए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, या उसमें से कोई और तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे जो स्कूली एजुकेशन का हिस्सा है और बड़ा सपना देख चुके हैं, वो बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं, ये आंकड़ा कहता है। अब मैं दूसरी एक स्टेट और बताता हूँ आपको, जो कि मेरा ऑब्जर्वेटरी पहलू है। 1960 से लेकर 1980 तक कोई रजिस्टर्ड सुसाइड इसी तरह एजुकेशन के रीजन से कहीं दिखाई नहीं दिए, राइट। 1980 से लेकर 2000 के बीच में सुसाइड के आंकड़े नजर आने लगे, और 2000 से लेकर 2020 के बीच में सर्वाधिक हो गए। क्या रहा होगा इन सारे, ये क्या डेवलपमेंट्स है, बस बताता हूँ आपको। तब तक सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा थे, प्राइवेट स्कूल्स कम थे, और प्राइवेट स्कूल जो भी आए वो भी एक सिलेबस कैरी कर रहे थे। स्कूलों तक बच्चों के अंदर सुसाइड नहीं नजर आया, लेकिन जब से कोचिंग सेंटर्स आने लगे, खास तौर पर भविष्य बनाने वाले कोचिंग सेंटर, जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग वाले, कोटा सबसे ज्यादा सुसाइड क्यों होते हैं देख लिया, अब रिलेवेंस दिख रहा होगा आपको, वहां यही वाले कोचिंग सेंटर सबसे ज्यादा है। 1980 के बाद में इस तरह के कोचिंग सेंटर बहुत ज्यादा आने लगे, और जब इस तरह के कोचिंग सेंटर बहुत आने लगे तो बच्चे वहां जाने लगे, उनको सपने दिखाए जाने लगे, सपनों के साथ साथ प्रेशर किया जाने लगा। उस भीड़ में जो सारे बच्चे प्रेशर में हैं, तो उस प्रेशर को नॉर्मलाइज कर दिया गया, ये तो होगा ही। और ऐसा करने के बाद में पेरेंट को यकीन दिला दिया गया कि आपका बच्चा यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलेगा,
बच्चे को यकीन दिला देगा कि तू बन ही जाएगा हमारी पढ़ाई करके, और इतना कॉम्पिटिशन और प्रेशर के साथ साथ बच्चे के दिमाग में एक इमोशनल इमेज तैयार हो गई कि वो ये कर लेगा, और ये नहीं कर पाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के साथ में नजर आता है। अब दार्शनिक पहलू ये है इसका कि पेरेंट्स या टीचर्स ने कभी किसी टीचर या पेरेंट ने इस पर कोई बड़ी मुहिम नहीं चलाई, ना इस पर कोई बात की आज तक कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। वैज्ञानिक कारण तो सिर्फ एक है कि जब बच्चा डेवलप हो रहा है तो 3 क्वेश्चन डेवलप होती है, IQ, EQ और AQ। लेकिन हमारी व्यवस्था में सिर्फ EQ का डेवलपमेंट होता है और IQ का, AQ एनालिटिकल क्वेश्चन का डेवलपमेंट नहीं किया जाता। इसलिए बच्चे कभी डिसीजन नहीं ले पाते कि यार सुसाइड क्यों कर रहा हूं मैं, कोई धरती काम थोड़ी आ गया, कोई बात नहीं मैं कुछ और काम कर लूंगा, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं मैं दोबारा अटेम्प्ट कर लूंगा, मैं एक बार चेक करवाता हूँ, हो सकता है मेरी कॉपी जांचने वाले से मिस्टेक हुई हो, जैसे उस भोपाल के बच्चे के साथ हुई है कि नहीं। तो कहने का मतलब है ये सोचता ही नहीं है, वो बच्चा इतना सोचता ही नहीं है। इसका एक क्रूड एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा अलग तरह का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। सोचिए एक प्रेमी जब प्रेमिका के अवसाद में सुसाइड करता है, हम लोग सुनते रहते हैं हम कई बार, है ना। तो वो क्या है कि जब उसको यकीन हो जाता है कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता और ये अब मुझे मिल नहीं सकती, तो जीवन क्या है, मृत्यु। जब कोई इंसान बिजनेस के प्रेशर में आके सुसाइड करता है, तब वो उसको यकीन हो जाता है कि मेरी बिजनेस करना ही मजबूरी थी और बिजनेस का घाटे से मैं कभी उबर नहीं सकता, तो वो सुसाइड करता है। ये मैच्योर लोगों के किया जाने वाला सुसाइड है जब इनकी इमोशनल क्वेश्चन बहुत हावी होती है। तो सोचिए छोटे बच्चे जिनका इमोशनल क्वेश्चन अभी वैसे ही हावी है, क्योंकि इसका नेचुरल डेवलपमेंट होता है। बच्चों के सपने बहुत होते हैं अजीब, आप और हम कभी ना कभी बच्चे रहे। सोचिए हम कॉलेज से पहले स्कूलों में कैसी बातें किया करते हैं, अक्सर इमोशनल बातें करते थे, छोटी छोटी बातों पे दूसरे दोस्तों से लड़ाइयाँ होती थी, छोटी छोटी बातों पे दोस्तों के लिए मर मिटने को तैयार होते थे। जिंदगी इमोशंस के साथ ही निकली उस जमाने की। उन इमोशंस के साथ एनालिटिकल क्वेश्चन के ना होने की वजह से वो नेगेटिव इमोशंस बच्चे के सुसाइड का बड़ा कारण बन जाते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होती है, एनालिटिकल क्वेश्चन का मतलब है सही और गलत का समय पर पता होना, ये AQ होती है। हमारा स्टडी सिलेबस और अच्छा गुरु उसे डेवलप कर सकता है। स्कूल के टीचर का, पेरेंट का, अभिभावक का, किसी गुरु का यही काम होना चाहिए, जो शुरू से उस बच्चे को बताता हुआ चलेगा, तो बच्चा कभी ऐसा नेगेटिव डिसीजन जिंदगी में नहीं लेगा। लेकिन अभी जो पेरेंट टाइम दे रहे हैं वो सिर्फ गुस्सा करने का ही दे रहे हैं, उसे प्यार करने का, उसको समझने का, उससे बातें करने का, उसकी तकलीफ जानने का, उसको मोटिवेट करने का कोई टाइम नहीं दे रहे। यही कारण है कि उस बच्चे पर जो पेरेंट जितनी देर के लिए पहुंच रहा है सिर्फ एक प्रेशर के तौर पर ही पहुंच रहा है, और यही कारण है कि उस बच्चे की उस तरह का विकास नहीं हो रहा है। एक सवाल आपसे, कोई काम हम प्रेशर में करेंगे तो अच्छा होगा या पैशन में करेंगे तो अच्छा होगा? कॉमन सेंस की बात है कि जब हम पैशन में करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन पढ़ाई जैसा जिम्मेदारी वाला काम, जरूरी काम, भविष्य बनाने वाला काम अधिकतर बच्चे प्रेशर में कर रहे हैं। सोचिए क्या उससे कोई भविष्य बन सकता है? एक सवाल मेरे जहन में है। बहुत समय पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम था छिछोरे, और जिसमें ये संदेश दिया गया था कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। और देख के बड़ी हैरानी होती है कि आज उस फिल्म का नायक जो सुशांत जी थे, जो फिल्म के अंदर ये संदेश दे रहे हैं कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए, और वो पर्सन, वो नायक अपनी रियल लाइफ में सुसाइड कर लेता है। इसका क्या कारण है? बहुत अच्छी बात है आपने जो बात करी, मुद्दा किया। देखिए फिल्मी दुनिया एक अलग दुनिया और वास्तविक दुनिया एक अलग दुनिया है। फिल्मी दुनिया का उनका व्यवसाय होता है, उन्हें एक स्क्रिप्ट मिलती है, वो इस पर्दे पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर बाद में अपनी वैसी जिंदगी जीते हैं जैसी चल रही है कि वो खुद ये मान लेते हैं कि मैं फिल्म में एक हीरो हूँ, लेकिन असल जिंदगी में मेरी खुद की एक लाइफ है जो कि फिल्म से बिल्कुल अलग हो सकती है। इसीलिए इतना बड़ा विरोधाभास, इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो इंसान फिल्म में एक हीरो की तरह संदेश दे रहा है कि ये काम कभी नहीं कर रहा है, वो खुद ही उस काम को कर रहा है। एक पिक्चर में हीरो ड्रग रैकेट्स को पकड़ रहा है, बाद में पता पड़ता है कि ये हीरो बाद में खुद ही किसी, अब आजकल CBI के क्वेश्चन का शिकार बने हुए हैं ड्रग्स के ऊपर ही। तो कहने का मतलब है फिल्मी पर्दे की दुनिया और पर्दे की स्क्रिप्ट्स और जिंदगी की असली स्क्रिप्ट्स में बहुत अंतर है। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद सुशांत सिंह राजपूत जी भी हैं। मैं तो ये देख पाता हूँ कि इसमें दो ही बात हुई है। देखो, अपराध आत्महत्या भी है और अपराध हत्या भी है, लेकिन आत्महत्या अपने आप में एक बहुत बड़ी विकट मानसिक स्थिति है। आपको मैं एक शब्द बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। डिप्रेशन है, बच्चों को डिप्रेशन का शिकार थे सुशांत सिंह राजपूत। हर कोई डिप्रेशन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। डिप्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सप्रेशन, है कि नहीं?
इंसानी जिंदगी में एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ना चाहता है, इंसानी जिंदगी में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रहना चाहता है। हर इंसान बढ़िया से बड़े से बड़ा कोई भी इंसान उठा के देख लीजिए, अकेला नहीं रहता साथ, कोई ना कोई उसके साथ में चाहिए, है कि नहीं? इंसान को इंसान चाहिए, लड़ने के लिए भी इंसान चाहिए। हम पेड़ पौधे पत्ते कुत्ते बिल्ली से नहीं लड़ते, हम किसी इंसान से ही लड़ते हैं, हमारे इमोशन से ही है वो भी, है कि नहीं? किसी भी तरह की दुश्मनी एक इमोशन है, राइट? लॉजिकली तो दुश्मनी हो ही नहीं सकती, इमोशन ही है, राइट? तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप अवसाद का शिकार होंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, डिप्रेस। एक्सप्रेस का उल्टा होता है, एक्सप्रेस का मतलब वी वांट टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, हम जुड़ना चाहते हैं दूसरे लोगों से, उनसे बातें करना चाहते हैं। डिप्रेस का मतलब वी डू नॉट वांट टू कनेक्ट विद एनीवन, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हम अकेले रहना चाहते हैं। एक इंसान अकेले कमरे में नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, अकेले लेटा हुआ, किसी से बात नहीं करना चाहता, कोप भवन में रहना चाहता है, अंधेरे कमरे में बैठ रहा था, ये सब डिप्रेशन या अवसाद कहलाता है। यानी अब हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हमारे पास थॉट्स नहीं है, हमें पता नहीं है, हम इरिटेशन में है, हम किसी से क्या बात, हम खुश रह नहीं सकते ना रख सकते हैं किसी को, हमें अजीब से डर पैदा हो जाता है। ये डिप्रेशन, अपने साथ अकेले में नेगेटिव रहने की एक स्टेट, ये डिप्रेशन है। ये किसी को भी हो सकती है, बड़े से बड़े कलाकार को हो सकती है, बड़े से बड़े इंसान को हो सकती है, स्टूडेंट्स के साथ अक्सर होती है, और स्टूडेंट्स के साथ होना अच्छी बात नहीं है, राइट? तो सुशांत सिंह राजपूत ने अगर तो आत्महत्या की, अभी तो दो थ्योरी आ रही है आत्महत्या, मैं तो पहले आत्महत्या पे लेता हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ IQ वॉज गुड, अच्छा IQ था, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया था, अपना जो है फिल्मों में आया, स्ट्रगल किया, IQ अच्छा था तभी तो उसने अपने आप, और EQ अच्छा था, जब स्ट्रगल को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा, टैलेंटेड था, सब कुछ था, क्या नहीं था? एनालिटिकल क्वेश्चन, सही गलत नहीं समझ पाए इतनी सी देर के बाद, राइट? अगर सुसाइड किया तो बता, एक मानसिक स्थिति है, देखो अगर उसने खुद सुसाइड किया तो उसकी मानसिक स्थिति में गड़बड़ थी, अगर उसकी हत्या किसी ने करी है तो फिर जो हत्यारा है उसकी मानसिक स्थिति में गड़बड़ है। तो कुल मिला के ये मानसिक स्थितियां ही हैं। हत्या भी अपने आप में एक नेगेटिव रिजल्ट ऑफ इमोशंस हो सकता है, या कोई नेगेटिव इंपैक्ट, एक नेगेटिव एक्टिविटी है हत्या भी। तो हत्या करने वाला भी एक नेगेटिव इमोशन का शिकार है, हत्या करने वाला भी नेगेटिव काम कर रहा है, हत्या करने वाले के पास भी EQ नहीं है, सही गलत पता नहीं है, तभी तो गलत कर रहा है, राइट? तो इसे चाहे हत्या कह दो चाहे आत्महत्या, निकलेगा तो विश्लेषणात्मक प्रज्ञा से ही। EQ का अभाव है, पूरे हिंदुस्तान में जितनी मैक्सिमम समस्याएं हैं वो सारी बुद्धिमत्ता ना होना, समझदारी ना, EQ मतलब समझदारी, समझ होना, EQ का ना होना है। आप बताइए आज तक अपने एजुकेशन सिस्टम में जितने भी आज तक एजुकेशन जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी लोग समझदारी की बात करते हैं, उनमें से किसी ने भी कभी साइकोलॉजिकली इस तरह के पहलू पर ध्यान दिया है क्या? इस पर कोई ट्रेनिंग हुई है? कहीं कुछ हुआ है? सिखाने वाले लोग खुद अवसाद का शिकार है। इंडिया में बड़ी बुरी हालत चल रही है, लोग अगर एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लेते हैं, अगर दवाइयां लेते हैं इस चीज की, सो नींद नहीं आती उसके लिए गोलियां खा रहे हैं, तो ये सब वो स्थिति बताती है कि उनके दिमाग में कोशेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कोशेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी जहां एक कोशेंट दूसरी कोशेंट से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, EQ उल्टा चल रही है EQ से, और अगर इसको ठीक करना है तो कोशेंट को सिंक्रोनाइज करना होगा, और ये सब बचपन से होता है, बिलीफ बचपन से बनते हैं साहब, राइट? तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आपको दुनिया में कोई नॉनवेज नहीं खिला सकता, और जो खाता है उसको ये सुनते मुंह में पानी आ जाएगा। एक ही चीज के दो रिस्पॉन्सेस क्यों है? क्योंकि बिलीफ बना हुआ है, बिलीफ मैकेनिज्म, बचपन से बिलीफ बनते हैं। उसी टाइप पे EQ, इमोशनल क्वोशेंट, AQ, एनालिटिकल क्वोशेंट, IQ, इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट, क्रिएटिविटी क्वोशेंट, डिविनिटी क्वोशेंट, सोशल क्वोशेंट, ये सब डेवलप होती है, लेकिन इनका सिंक्रोनाइजेशन करने की कोई ढंग से प्रशिक्षण व्यवस्था हमारी शिक्षा व्यवस्था में नजर नहीं आती। इस वजह से ये बच्चे अपने आप ही सीखते हैं। एनवायरनमेंट फिर दोषी बनता है, जैसा एनवायरनमेंट चारों तरफ होगा, अभी डिप्रेशन एनवायरनमेंट है, डिप्रेशन होगा तो बच्चों को डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है। एनवायरनमेंट अच्छा करना अपने बस में नहीं है, पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा कर सकते हैं एजुकेशन में इस तरह की चीजों को शुरू से ध्यान रखते हुए, ताकि इंसान कुछ भी करेगा लेकिन सुसाइड नहीं करेगा। एग्जाम्पल और देता हूँ, अमिताभ बच्चन साहब एक जमाने में डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। अमिताभ बच्चन जी ने खुद कहा है कि मेरा सब घर बार बिकने वाला था, सब कुछ गिरवी पड़ा था, मैं दिवालिया हो गया था, परेशान हो गया था, सब कुछ हो गया था। आहा जिंदगी में उनका पहली बार आहा जिंदगी जब छपी थी भास्कर की, उसका पहला चैप्टर ही उनके ऊपर आया था, मैंने पढ़ा था। फिर बाबूजी की कविताएं याद की, मैंने बाबूजी को याद किया, मुझे लगा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसी कैसी मूवी कर सकता हूँ, और मैंने फिर से खुद को उठाया, फिर से कोशिश करने वाली हार नहीं होती ये सोचा, फिर से अग्निपथ किया, और मतलब वही बेसिक्स हैं। अपनी नेगेटिव EQ को पहले पॉजिटिव EQ में बदला और फिर कोशिश की, फिर एनालिटिकल सोचना शुरू किया कि मैं हीरो नहीं बन सकता हूँ, मुझे मेरे लेवल के रोल चाहिए।
मोहब्बतें पिक्चर में गए, जो मिल सकता था बढ़िया कर सकते थे वो किया। कौन बना करोड़पति ज्वाइन किया। एक जमाने में कहते थे मैं कभी छोटे पर्दे पे नहीं आऊंगा, पर आए। सही गलत में उस वक्त स्थिति के हिसाब से क्या बेस्ट है वो सोच पाए, तो आज फिर से अमिताभ बच्चन खड़े हैं साहब। ये देख लीजिए, इसी इंडस्ट्री के अलग अलग एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। पूरी पीढ़ी की बुरी हालत है। अगर नशे का व्यापार भारत में बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार हैं, अगर आज सबको ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी का डायरेक्शन बहुत गलत होता जा रहा है, तो इसका मतलब आपको नंबर 1 पहले सारे लोगों को दार्शनिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, इसे एक समस्या मानना पड़ेगा और दिल से जुड़ना पड़ेगा इसके साथ। नंबर 2 साइकोलॉजिकल रूप से साइकोलॉजिस्ट को बीच में ला करके पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जो कोशेंट्स पे बच्चे को डेवलप करती हो। नंबर 3 इससे जुड़े हुए अधिकतर लोग जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए, जैसे मेरे आपके जैसे लोग, टीचर्स, ट्रेनर्स, प्रिंसिपल, स्कूल्स, इन सबको एक जगह आना पड़ेगा और इसे मुहिम की तरह आगे लाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर्स में EQ का जवाब EQ से ही दिया। जब नेगेटिव हो गए तो पॉजिटिव बात कर ली। अधिकतर मोटिवेशनल स्पीकर EQ पर EQ ही लाते हैं, नेगेटिव इमोशंस पर पॉजिटिव इमोशंस लेकर आते हैं। लेकिन इससे तब भी रिजल्ट कहाँ निकलता है आप देखिए ना, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो मोटिवेट करते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं और वापस वैसे ही हो जाते हैं। क्या बदलाव आ पाता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके साथ AQ की जरूरत है। वो डेवलपमेंट जो आगे का डायरेक्शन बताए कि अब क्या करना है। गलत हो जाए तो सही कैसे करना है, गलत हो जाए तो भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, और गलत ना हो उसके लिए क्या करना है, यानी प्रिवेंटिंग अप्रोच, प्रीएम्प्टिंग अप्रोच। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग ने हवाई जहाज बनाया और नेगेटिव थिंकिंग ने पैराशूट बनाया। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, और दैट इज एनालिटिकल क्वेश्चन, कि पता है कि हवाई जहाज उड़ भी सकता है और कभी गिर भी सकता है, तो दोनों बातों को साथ में रखा गया। इट इज एनालिटिकल, इट इज विश्लेषण, ये है इंटेलिजेंस, राइट। तो कहने का मतलब है ऐसी एक व्यवस्था लानी चाहिए और सरकार को सीधा सीधा काम इस चीज पे करना चाहिए। अगर भारत के लाखों बच्चे मर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई बड़ा मुद्दा अभी होना भी चाहिए। और आने वाली पीढ़ी को सुधारने का एक सूत्र बता देता हूं, सिंपल। आप समस्याओं की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार की समस्या देख रहे हैं, हम अपराध की समस्या देख रहे हैं, हम नशे की समस्या देख रहे हैं, हम बच्चों की बेरोजगारी की समस्या देख रहे हैं, हम टूटते रिश्ते देख रहे हैं, ये सारी समस्याएं देख रहे हैं। ये सारी समस्याएं नहीं, ये सब समस्याओं के लक्षण हैं, कारण नहीं है। ये सब सिंबल्स हैं, ये सब प्रेजेंटेशंस हैं। रियल जड़ क्या है? रियल जड़ सिर्फ एक है, समझदारी ना होना। सिंपल बात बता देता हूं, आने वाली एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दैट कैन क्रिएट एन इंटेलिजेंस इनटू माइंड्स, बस ये सेंटेंस में अगर आज एक वैल्यू बेस्ड, एक मॉरली डेवलप्ड इंटेलिजेंट आदमी है, तो क्या कभी वो गलत काम कर सकता है? नहीं। क्या कभी वो उससे कोई गलती हो सकती? गलतियां हो सकती है, लेकिन वो आगे बढ़ सकता है। क्या कभी वो असफल हो सकता है? नहीं। क्या कभी वो अवसाद में जा सकता है? नहीं। क्या कभी नेगेटिव सोच सकता है? नहीं। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेगा, बिकॉज ऑफ दी इस्तेमाल होगा। तो मेरे कहने का मतलब है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दैट लीड्स टू, दैट कैन क्रिएट द इंटेलिजेंट माइंड्स, बस। ये इसके बाद ना तो कोई भ्रष्टाचारी बनेगा, ना अपराधी बनेगा, ना किसी का रिश्ता टूटेगा, ना कोई असफल होगा। सब समझदार होंगे तो सब सफल ही हो जाएंगे, ये मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद शर्मा जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े रहे और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस गंभीर मुद्दे पे हमारे दर्शकों को दी। और मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि सरकार को, अभिभावकों को और स्कूल के शिक्षकों को, साथ ही साथ जो संस्थाएं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उनको एक मंच पे आना पड़ेगा और उस मंच के द्वारा हमें इस गंभीर जो समस्या है इसका समाधान निकालना पड़ेगा, जो हमारे देश की जो अमूल्य संपदा है उसको हम सुरक्षित कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। आज आपने मुझे इनवाइट किया और हमने इस पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ हमारे देश के नागरिक जरूर इसमें सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं जुड़ेंगे और इस पे कोई ना कोई काम जरूर करेंगे। एटलीस्ट पेरेंट अपने बच्चों को समझाएंगे, एटलीस्ट टीचर्स अपने बच्चों पर काम करेंगे, सरकारें कुछ ना कुछ काम करेंगी और आपके हमारे जैसे लोग इस अवेयरनेस पे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।